नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 दिसंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों की उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के सत्र के जो प्रमुख विषय हैं उनको देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है मिस्र में कोप 27 की जो बैठक आयोजित की जाएगी, वहां पर खाद्य प्रणालियों पर प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। दूसरा, NIRF रैंकिंग पद्धति में बदलाव। इस पद्धति में जो कुछ समस्याएं हैं उनके संबंध में आलेख में चर्चा है। मौत के गलियारे, ये हाथियों की जो मृत्यु हो रही है अलग अलग कारणों से, उसके संबंध में है और किस तरह के सुधार लागू करके उनको रोका जा सकता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मनरेगा ने 25,000 करोड़ और मांगे। मनरेगा योजना में सरकार 25,000 करोड़ रुपए और देने वाली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका जो उपयोग है, इसके आधार पर सरकार को इस बड़े रूप में धन का आवंटन इस योजना में करना पड़ रहा है। FTA से पहले उतर सकती है ऑस्ट्रेलियाई शराब। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से ये बताया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौता, जिसके 2022 में हस्ताक्षर होने की संभावना है, उससे पहले ही इस माह में ही माना जा रहा है एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, उसको भारत और ऑस्ट्रेलिया संचालित करेंगे। इसी संबंध में आलेख में चर्चा है। अंत में संबंधित चर्चा के आधार पर हमारे मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना पर हम चर्चा करेंगे। आज के हम अपने पहले आलेख को देखते हैं। कोप 27 इन इजिप्ट मस्ट फोकस ऑन फूड सिस्टम्स। इस वर्ष अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच में ग्लासगो में कोप 26 की बैठक समाप्त हुई है। इस बैठक में प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसके लिए और ज्यादा सहयोग बढ़ाने की बात की गई। इसी बैठक के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख रूप से ये कहा कि $100 अरब का जो एक कोष है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करेगा, उसको विकासशील देशों को तेजी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोप 26 के बाद जो कोप 27 की बैठक है उसे इजिप्ट मिस्र में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में प्रमुख रूप से हमारे जो अलग अलग खाद्य तंत्र हैं उनके ऊपर हमें प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, उन लक्ष्यों में अगर हम देखें तो शून्य भुखमरी की बात की गई है, जीरो हंगर। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने में जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभर रहा है। आने वाली कोप 27 की जो बैठक है उसमें हमें इसी खाद्य तंत्र के ऊपर प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, जिससे वैश्विक स्तर पर भुखमरी की जो स्थिति है उस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकें। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर हम 2030 तक प्रतिबद्ध हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विश्व भुखमरी और कुपोषण को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, तब हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आगामी जो कोप 27 की बैठक है उसमें हम खाद्य तंत्रों पर भी प्रमुख रूप से ध्यान दें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव वहां भी देखा जा रहा है। अगर हम केवल कोविड-19 महामारी का प्रभाव देखें तो अनुमान है कि भुखमरी से जो आबादी विश्व में प्रभावित है, इसमें लगभग 2 गुने की वृद्धि हो गई है। यानी ये आंकड़ा 130 मिलियन से बढ़कर लगभग 270 मिलियन तक पहुंच चुका है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो उनका कहना है कि अगर वैश्विक स्तर पर जो तापमान वृद्धि है, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर बनी रही और उसी तरह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रही, तो माना यह जा रहा है कि लगभग 189 मिलियन अतिरिक्त लोग भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। यानी 2 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान की वृद्धि को हम कम कर पाते हैं तो ये भुखमरी की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसीलिए जो भी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास है वैश्विक स्तर पर, उन्हें तेजी से करने की आवश्यकता है। विश्व की एक बड़ी आबादी अगर हम देखें तो जिन्हें हम कमजोर समुदाय कह सकते हैं, ये ऐसे समुदाय जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे लोगों में अगर हम देखें तो अधिकांश निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कृषि में उतना ही उत्पादन होता है जिससे उनका निर्वाह हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ेगा तो उत्पादन घटेगा और उनके जीवन निर्वाह पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से मछली पकड़ने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं, पशुधन के ऊपर पूर्ण रूप से जो निर्भर हैं, तो इन क्षेत्रों पर भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम आबादी के इस भाग की बात करें जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जलवायु परिवर्तन को करने के लिए सबसे कम एक तरह से उत्तरदायी माने जाते हैं और इस संकट को हल करने के लिए इनके पास साधन भी बहुत सीमित है,
क्योंकि इनके पास आय के बड़े स्रोत नहीं है या वैकल्पिक आय का साधन नहीं है। तो यहाँ पर इनके पास सीमित साधन है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर सबसे ज्यादा नुकसानदायक रूप में हो सकता है। इसलिए इस तरह के आबादी के जो वर्ग हैं उनकी प्रमुख रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है। और अगर हम अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो उनकी जो खाद्य साधन है, चाहे हम कृषि की बात करें, मछली पकड़ने, पशुधन, वहां पर हमें एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो अगर उनके खाद्य साधनों पर हम एक तरह से सुरक्षित स्थिति बनाते हैं तो हम इस जनसंख्या को भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा सकते हैं। जनसंख्या का ये जो कमजोर वर्ग है, जिसे किसी भी तरह की एक सामाजिक सुरक्षा के उपाय नहीं प्राप्त हैं, वो खाद्य रूप में सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है और ऐसी स्थिति में वो मानवीय सहायता पर ही निर्भर करता है। यानी अगर किसी हम विकासशील देश की बात करें या अल्पविकसित देश की बात करें जहां पर खाद्य उत्पादन तेजी से घटता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में बाहरी सहायता के अलावा अन्य तरह के उपाय नहीं हो सकते हैं। विश्व के जो सबसे गरीब देश हैं वहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज्यादा होंगे और उनसे मुकाबला करने की क्षमता उनके पास नहीं है। इसीलिए हमें भविष्य में खाद्य सुरक्षा की जो स्थितियां हैं उस पर ज्यादा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वैश्विक आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 811 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, यानी ये भुखमरी की स्थिति में जा सकते हैं। इनके पास भोजन लगभग पर्याप्त स्थिति में है लेकिन पूर्ण पर्याप्त नहीं है। तो अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा ये जो वर्ग है 811 मिलियन आबादी का, ये भुखमरी की चपेट में आ सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की तरफ से इस तरह के अनुमान लगाए गए हैं कि 43 देशों में लगभग 41 मिलियन लोग हैं जो अकाल से एक तरह से प्रभावित हैं और उनकी जान को खतरे की स्थिति बनती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा लगभग उनकी समाप्त हो सकती है। अकाल की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से जो वर्षा की स्थिति है उसमें लगातार गिरावट होना, कृषि के लिए जो आवश्यक सिंचाई की स्थिति है वो एक तरह से इस बड़ी आबादी को प्राप्त होने की संभावना नहीं है। आप देखें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सूखे की स्थिति और बाढ़ की स्थिति तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर आसानी से जल संसाधन थे वो इलाके ज्यादा सूखे की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में खाद्य स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऊपर के आंकड़ों से हमने स्पष्ट रूप में देखा जो कमजोर वर्ग है, अगर उसके ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और एक दूसरा तथ्य ये भी है कि अगर हम दुनिया के सबसे 10 ऐसे देशों की बात करें जो खाद्य रूप में असुरक्षित हैं, तो इनके द्वारा वैश्विक स्तर में जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ाया गया है, इनका योगदान केवल 0.08% है। यानी जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन को एक तरह से लाने के लिए या जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इनकी जो उत्तरदायिता है वो सबसे कम है। अगर हम इसका एक मानवीय पक्ष देखें तो हमें इस तरह की आबादी को खाद्य सुरक्षा भविष्य में देने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उनके द्वारा कोई कार्य ज्यादा किए हुए वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखेंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख रूप से जो गरीब और कमजोर समुदाय हैं उनके लिए अनुकूलन और लचीलेपन की स्थिति बनानी पड़ेगी। यानी अगर सूखे की स्थिति है तो ऐसी फसलों का एक तरह से प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा उन क्षेत्रों में जो सूखे को एक तरह से सामना कर सकती हैं, या अगर बाढ़ की स्थितियां बढ़ रही हैं तो वहां पर किस तरह से खेती की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन से अपनी खेती को अनुकूल बनाकर उत्पादन की प्रक्रियाओं को बनाए रखना, इसके लिए गरीब और कमजोर जो समुदाय हैं उनको हमें प्रमुख रूप से स्थितियां देनी पड़ेंगी। जब हम गरीब और कमजोर समुदाय को मदद करने की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्सर्जन को कम करने के लिए जो भी लक्ष्य हैं उनके ऊपर हमारे ध्यान केंद्रित रहने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उत्सर्जन के लक्ष्य हैं उनसे हमें पीछे हटना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है उसे हमें धीरे धीरे रोकना है और 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान वृद्धि है उससे नीचे हमें रखना है। क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि उत्पादन पर कम पड़ेगा और ऐसी स्थिति में भूखमरी या एक तरह से खाद्य असुरक्षा की जो स्थिति है वो कम होगी। इसीलिए हमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन संबंधित जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने पर लगातार काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कृषि पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ध्यान रखें, कृषि, पशुपालन, मछली पालन ये लाखों लोगों की आजीविका का एक तरह से साधन है और साथ साथ उनके लिए खाद्य सुरक्षा का भी भाग है। तो दोनों पर एक तरह संकट की स्थिति बन सकती है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास हैं वो तेजी से और लगातार होते रहने चाहिए। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय हैं उनमें वित्तीय साधनों की बड़ी आवश्यकता है।
और साथ साथ जिन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर हम गरीब और कमजोर वर्ग की बात करें, तो वो प्रमुख रूप से यहाँ पर ज्यादा मदद नहीं कर सकते, ना उनके पास ज्यादा आर्थिक साधन है। इसीलिए हमें भविष्य में इसके लिए वित्तीय जो मदद है वो प्रमुख रूप से निर्धारित करने का प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लासगो में कोप 26 की जो बैठक थी, वहां पर यह कहा गया कि जो भी बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, जैसे हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई विकास बैंक, जो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी एक तरह से जानी जाती है, या अगर हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या हम बात करें एशियाई बैंक, तो इस तरह के जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं उनको भी इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से वित्तीय मदद देनी चाहिए। अन्य प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं, निजी क्षेत्र हैं, उसको भी जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जो संसाधन है वो जुटाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इन सभी पक्षों के द्वारा जब काम किया जाएगा तभी वित्तीय साधन को हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। निजी क्षेत्रों से वित्तीय साधन जुटाकर कोशिश हमारी यह है कि एक नया दृष्टिकोण और नए उपकरणों की स्थिति को हम आगे लाएं, जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। तो प्रमुख रूप से जो वित्तीय मदद है वो इसका एक बड़ा आधार है, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान ये बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए और स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें जिस तरह के निवेश की आवश्यकता है वो विकासशील देशों में लगातार उसकी मांग बढ़ती जा रही है। जो आंकड़ा वर्तमान में लगभग 70 अरब डॉलर था, माना जा रहा है इस दशक के अंत तक, यानी अगर हम बात करें 2030 तक, तो 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगा। तो 70 अरब से अगर हम 300 अरब डॉलर की मांग देखें तो एक बड़ा आंकड़ा है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं, अलग अलग देशों में निजी या सरकारी या वैश्विक स्तर के जो प्रमुख बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा वित्तीय साधन देना आवश्यक है। अगर हम भारत का पक्ष देखें तो भारत भी खाद्य तंत्रों पर प्रमुख रूप से कार्य करने पर विचार कर रहा है और इस पर तेजी से काम भी कर रहा है, क्योंकि जब हम भारत में देखते हैं तो आज भी हमारी आबादी का बड़ा भाग है वो कृषि पर निर्भर करता है। भारत की आबादी का लगभग 45% से ज्यादा भाग अभी भी कृषि पर निर्भर करता है। इसमें अगर हम मछली पालन, पशुपालन को शामिल कर दें तो ये आबादी और बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो कृषि और उनसे संबंधित अलग अलग गतिविधियां हैं, उन पर निर्भरता हमारी जनसंख्या की बहुत अधिक है। हमारी ग्रामीण आबादी भी ज्यादा है जो प्रमुख रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। इसी आधार पर भारत में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो कृषि पद्धतियों पर पड़ सकता है और उत्पादन की स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है। और इसी दिशा में हमने एक अभ्यास मॉडल विकसित किया है, जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत का पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वानिकी मंत्रालय प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से एक 5 चरण का मॉडल बनाया गया है, जिसको लागू करके हम प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो खाद्य तंत्रों पर न्यूनतम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला भाग है कि जो भी कमजोर समुदाय हैं उनकी आजीविका की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। इसके लिए लचीली आजीविका और खाद्य सुरक्षा समाधान बनाना। जब हम बात करते हैं लचीली आजीविका, यानी वर्षा में या सूखे की स्थिति में कृषि की जो उत्पादन की स्थिति है उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। इसी के साथ साथ फूड बैंक जैसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बनाकर खाद्य सुरक्षा की स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। और साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो प्रजातियां हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जैविक खेती की ओर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके आधार पर कमजोर समुदायों की जो आजीविका है, जो कृषि पर प्रमुख रूप से निर्भर है, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख लक्ष्य है कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें पोषण की सुरक्षा एक तरह से लोगों को उपलब्ध करानी है। और जब हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें ऐसी खाद्य फसलों के ऊपर जाना पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन के बहुत अनुकूल हैं। जैसे अगर हम बात करें बाजरे की, बाजरे के उत्पादन पर अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव तेजी से नहीं पड़ता है। तो इस तरह की फसलों के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उनको तेज किया जाना चाहिए। तीसरे स्तर पर जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो उत्पादन की जो प्रक्रिया है और साथ साथ जो भी कृषि क्षेत्र में आय के आधार पर परिसंपत्तियां बनती हैं, एसेट बनती हैं, उन पर महिलाओं का नियंत्रण बढ़ना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो भी एक तरह से कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है,
अगर हम देखें तो वो सतत रूप में ज्यादा रहता है, यानी पर्यावरणीय जो नुकसान है उसको न्यूनतम करते हुए कार्य होते हैं। इस तरह के अनुसंधान सामने आए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हमें कृषि में मूल्यवर्धन भी करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन, और इसके लिए सबसे प्रमुख आधार होता है खाद्य प्रसंस्करण, यानी जो भी हमारे उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं उनमें नुकसान कम हो। वर्तमान आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में फल और सब्जियों का जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 28 से 30% भाग है वो खराब हो जाता है। तो अगर हम खाद्य प्रसंस्करण करें तो ये आमदनी भी बढ़ाएगा और खाद्य उत्पादन की जो बर्बादी होती है उसको भी बचाया जा सकता है। और इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि स्थानीय समाधानों पर हम ध्यान दें, यानी जो भी खेती की जा रही है उसमें स्थानीय प्रजातियां और कृषि में जो स्थानीय पद्धतियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। तभी हम कृषि को सतत रूप में बना सकते हैं और साथ साथ कृषि पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसको न्यूनतम स्थिति में ला सकते हैं। चौथा प्रमुख भाग होगा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो भी स्थितियां हैं उनकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। प्रमुख रूप से छोटे किसानों को लक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास आय के सीमित साधन हैं और उन पर ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आसानी से वित्तीय मदद उनको मिलनी चाहिए और जो भी नई तकनीक है वो आसानी से छोटे किसानों को भी खेती में उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जब तक ये स्थितियां नहीं होंगी तब तक आप ध्यान रखें कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो छोटे किसानों के स्तर पर नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से अपने उत्पादन को सबसे ज्यादा तेजी से गिरता हुआ देखेंगे। तो यहां पर हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के जोखिम की बात करते हैं तो ये आपस में तेजी से एक तरह से जुड़ रहे हैं। तो हमें एक तरह से जिन लोगों पर संकट की स्थिति ज्यादा मजबूत है या जिन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनके संबंध में जो भी हम जांच करें या विश्लेषण करें वो आंकड़ा हम नागरिक समाज और सरकार के एक तरह से आधार पर प्रमुख रूप से बनाएं, यानी जनसंख्या का जो भाग प्रभावित है वो और सरकार मिलकर एक तरह से ऐसा तंत्र बनाएं जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसे न्यूनतम करने के लिए जो भी उपाय हैं वो स्थानीय स्तर पर किए जाएं। इस प्रकार के मॉडल को अगर सटीक रूप में अपनाया जाए तो खाद्य तंत्रों पर जो भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उनको न्यूनतम किया जा सकता है और भुखमरी की जो स्थिति है उसको समाप्त करने के लिए जो 2030 का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के हम और अधिक करीब पहुंच सकते हैं। हम अपने अगले विषय को देखते हैं, रिकास्ट दिस एप्पल्स एंड ऑरेंज रैंकिंग मेथड। इस आलेख के माध्यम से NIRF की जो रैंकिंग है जो उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाती है उसके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। केंद्र के द्वारा वित्त पोषित जो संस्थान है और राज्य के स्तर पर जो उच्च शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं उनमें काफी बड़ा अंतर है। तो दोनों को समान तरीके से रैंकिंग अगर दी जाएगी तो ये एक तरह से सही स्थिति नहीं है। आलेख में प्रमुख रूप से इसी पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसके माध्यम से प्रमुख रूप से उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनको रैंक प्रदान की जाती है और ये जो ढांचा NIRF का है उसे प्रमुख रूप से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य इसका प्रमुख रूप से ये है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि जैसे जो केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान हैं उनके साथ साथ राज्य के स्तर पर जो संचालित उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाए। तो यहाँ पर अगर हम ढांचा देखें तो केंद्र और राज्य के जो वित्त पोषित संस्थान हैं प्रमुख रूप से उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगर हम 2019-20 की एक रिपोर्ट देखें जिसमें भारत के स्तर पर उच्च शिक्षा के संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया है, यानी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, तो ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, अगर हम इस सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो भारत में कुल मिलाकर 1043 उच्च शिक्षा के संस्थान हैं। इसमें अगर हम प्रारंभिक रूप में देखें तो ये जो 3 भाग हैं ये केंद्र सरकार को एक तरह से दर्शाते हैं, यानी 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 135 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 1 केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और उसके बाद नीचे के अगर हम भाग देखें तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के हिस्से में आते हैं, जिसमें 386 राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, 5 राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत चलने वाले संस्थान हैं, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं, 327 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं, 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय हैं, 36 सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, 10 सरकारी सहायता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय हैं और 10 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।
तो अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें तो केंद्रीय संस्थानों की यहाँ पर संख्या तुलनात्मक रूप में अगर हम राज्यों के स्तर में देखें तो काफी कम है, लेकिन रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ये जो केंद्रीय संस्थान है इनकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हमें दोनों का तुलनात्मक रूप में देखना है कि इस तरह की तुलनात्मक रैंकिंग कितनी सही है या इसमें कुछ परिवर्तन की संभावना है। जब हम राज्यों के प्रायोजित उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करते हैं तो यहाँ पर वित्तीय स्थिति देखें तो कोई रहस्य की स्थिति नहीं है, वहां पर वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन संस्थानों में प्रमुख रूप से अगर हम वेतन और पेंशन की स्थिति देखें तो उसका प्रबंधन करना ही एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों की तुलना करें तो यहाँ पर वित्त की बहुत अधिक कमी नहीं है। जैसे अगर हम केवल भारत में काम करने वाली सभी आईआईटी की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा लगभग 7,686 करोड़ रुपए का वित्त उनको उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इसी बजट में कुल मिलाकर 7,643.26 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद उपलब्ध कराया गया है। जब हम केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी जैसे संस्थानों की बात करते हैं तो वित्त उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो एक ऐसे संस्थान जहां वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है और एक ऐसे संस्थान जहां पर स्वयं के कार्य करने के लिए वित्तीय स्थितियां अनुकूल नहीं है, दोनों की तुलना समान मानदंड पर नहीं की जा सकती है। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसमें अगर हम देखें तो यहां पर राज्य के वित्त पोषित और केंद्र के द्वारा वित्त पोषित जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर कभी भी लागत और लाभ का विश्लेषण नहीं किया जाता। यानी सरकार जो निवेश करती है इन संस्थानों में वो कितना एक तरह से वापस आता है देश की अर्थव्यवस्था में और राष्ट्र निर्माण में इसका किस तरह से उपयोग होता है। अगर हम एक सामान्य तुलना करके देखें तो जो भी उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्र बाहर निकलते हैं उनमें कितने छात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में टीयर 2 और टीयर 3 यानी जो निचले स्तर पर हमारे अर्ध शहरी या छोटे शहर हैं वहां पर एक तरह से सेवा करते हैं और आम आदमी के लिए कार्य कर रहे हैं। ये स्थितियां काफी खराब हैं। अगर हम केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करें, आईआईटी, आईआईएम या अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो इन संस्थानों से जो भी पास होकर विद्यार्थी निकल रहे हैं वो सामान्य तौर पर उच्च अध्ययन और कैरियर में बेहतर संभावना के लिए विदेश में जाना पसंद करते हैं। वर्तमान में विश्व की प्रमुख जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें प्रमुख के रूप में भारतीय काम कर रहे हैं और उनकी शिक्षा का जो बड़ा भाग है वो भारत में हुआ है। लेकिन उसका लाभ अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर एक तरह से अमेरिका की कंपनियां उठा रही हैं। इसके उदाहरण आप तात्कालिक रूप में देख सकते हैं। वर्तमान गूगल के जो सीईओ हैं यानी सुंदर पिचाई और अभी हाल फिलहाल में ही ट्विटर के सीईओ पद पर जो नियुक्त किए गए हैं पराग अग्रवाल, दोनों ही अगर हम देखें तो आईआईटी से उन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि एक तरह से इन संस्थानों के माध्यम से जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका भारत में रहकर भारत के लिए काम करने की जो स्थितियां हैं उसमें कितना बड़ा योगदान हो रहा है। अगर हम ये मानदंड भी देखें तो ये स्थितियां जो केंद्र के वित्त पोषित संस्थान हैं उनके लिए बहुत सटीक नहीं है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका स्थानीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो यहीं पर एक तरह से बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह से आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इस तरह का एक बड़ा अगर अंतर है तो ये भी हमें रैंकिंग देते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें दिन प्रतिदिन के स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं जिसके आधार पर आगे वो काम करते हैं, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो इन चुनौतियों को ध्यान नहीं देती है। एनआईआरएफ के द्वारा जब रैंकिंग दी जाती है तो किसी भी संस्थान की जो प्रमुख रूप से शक्ति है उसका संज्ञान लिया जाता है, कितनी मजबूती से वो काम कर रहा है। प्रमुख रूप से ये एक तरह से नहीं देखा जाता है या नजरअंदाज किया जाता है कि किन बाधाओं को सामना करके वो संस्थान एक तरह से कुछ कार्य कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के जो उच्च शिक्षण संस्थान है जहां पर वित्तीय समस्याएं हैं उनकी रैंकिंग काफी नीचे दिखती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में काम करने वाले लगभग 420 जो विश्वविद्यालय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और ऐसी स्थिति में केंद्र के प्रायोजित और रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके साथ ये किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इस तरह की तुलना अगर होती है तो दोनों जगह संसाधन की जो स्थिति है वो अगर बराबर होती है उसके बाद वहां पर जो भी कार्य करने की स्थितियां दिखती हैं तब तुलना हो सकती है। जब वित्तीय स्थितियां बहुत असमान हैं तो दोनों को समान मानदंड के आधार पर कैसे रैंकिंग दी जा सकती है। एनआईआरएफ की रैंकिंग के लिए जो 5 मानक हैं उनको अगर हम देखते हैं, पहला मानक है शिक्षण, सीखने की स्थिति और संसाधन।
आर्थिक संसाधन की स्थिति अगर हम देखें तो जो हमारे राज्य के संस्थान है वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से स्थायी शिक्षक कितने हैं, इसी के साथ साथ शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो कितना अच्छा है, आधुनिक लैब की स्थिति कैसी है जो वहाँ पर सीखने की स्थितियाँ मजबूत करती हैं, और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पीएचडी के स्टूडेंट कितने हैं, डॉक्टरेट करने वाले स्टूडेंट वो कितने हैं। ये प्रमुख रूप से शिक्षण, सीखने और संसाधन की स्थिति को दिखाता है। अगर हम राज्य स्तर के संस्थानों की बात करें तो इन पैमानों पर वो काफी पीछे हैं। केंद्रीय संस्थानों की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है, अतः रैंकिंग में वो काफी ऊंचे दिखाई देते हैं। दूसरा प्रमुख मानदंड है अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी संस्थान है वहाँ पर जो अनुसंधान पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो कितनी गुणवत्ता का प्रकाशित हो रहा है। इसी के साथ साथ जो भी वहाँ पर विद्यार्थी हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे हम बात करें प्रमुख रूप से पेटेंट, ऐसी कोई स्थिति उन्होंने प्राप्त करी है, अगर है तो वहां पर एक तरह से रैंकिंग अच्छी होगी। राज्य के संस्थान इस दूसरे मानक पर भी काफी पीछे रहते हैं। कारण प्रमुख रूप से यही है कि आर्थिक संसाधन उतने सही रूप में उपलब्ध नहीं है, और साथ साथ जो भी रिसर्च या अनुसंधान की स्थितियां हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लैब बहुत अत्याधुनिक नहीं है। तीसरा प्रमुख मानदंड है स्नातक परिणाम, और साथ साथ ये देखा जाता है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो कितनी संख्या में एक तरह से वहां से पास हो रहे हैं। अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जब हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो राज्य के जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं वहां पर भारत के कुल पीएचडी स्टूडेंट का लगभग 29.8% है, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में यह आंकड़ा केवल 13.6% है। तो हम ये देख सकते हैं कि पीएचडी करने वालों की संख्या राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ज़्यादा है। अगर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, अनुसंधान की स्थितियों को आधुनिक रूप में मजबूत किया जाए तो स्थितियां काफ़ी मजबूत हो सकती हैं और यहाँ भी रैंकिंग बढ़ सकती है। चौथा है आउटरीच और समावेशिता। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी विद्यार्थी हैं वो भारत के किन किन राज्यों से किसी संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं, भारत के दूर दराज क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। साथ साथ ये देखा जाता है कि अगर अलग अलग देशों के विद्यार्थी भी वहाँ पढ़ते हैं तो ये स्थिति भी मजबूत होती है। साथ साथ महिलाओं की एक तरह से इन शिक्षण संस्थानों में कितनी उपस्थिति है वो देखा जाता है, और प्रमुख रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए सुविधाएं कैसी हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षण की स्थितियां यहाँ पर कितनी मजबूत रखी गई हैं, ये भी प्रमुख रूप से देखा जाता है। अंतिम होता है धारणा या परसेप्शन, यानी जो भी विद्यार्थी उस संस्थान में अध्ययन कर रहा है उसका उस संस्थान के लिए किस तरह के विचार हैं, और साथ साथ वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका संस्थान के लिए किस तरह की धारणा या परसेप्शन है। इसके आधार पर भी प्रमुख रूप से आंकड़े देखे जाते हैं। तो ये 5 मानदंड हैं जिस पर प्रमुख रूप से एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाती है। प्रमुख रूप से इन 5 अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो राज्य के जो संस्थान हैं वो प्रमुख रूप से काफी यहाँ पर पीछे होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो भी आर्थिक एक तरह से स्थिति है वो संस्थानों में कमजोर है, ये सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है। अगर हम राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार उनको हमें प्रासंगिक बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, छात्र विकास के लिए अनुकूल कंप्यूटर परीक्षण, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरह के जो तंत्र हैं, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं वो यहाँ पर अपनानी पड़ेंगी, तभी हम उनको नई शिक्षा नीति के अनुसार एक तरह से नए मानदंडों के अनुकूल बना सकते हैं। अंतिम रूप में निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो निकालने के लिए प्रमुख रूप से मानदंड ये देखा जाए कि जो भी संस्थान है उनका जो भी आउटपुट है या जो भी प्रदर्शन है शिक्षा के क्षेत्र में वो इस रूप में देखा जाए कि जो भी उनको बाधाएं आई हैं, जो भी उनके पास उपलब्ध संसाधन है उसकी तुलना में उन्होंने किस तरह से प्रदर्शन किया है। तो जो बाधाएं हैं और जो संसाधन है उसके एक तरह से आलोक में मूल्यांकन होना चाहिए। अगर इस तरह का मूल्यांकन का एक नया तंत्र बनता है तब हम कह सकते हैं कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो वर्तमान स्थितियों के ज्यादा अनुकूल है। अन्यथा वर्तमान में जो रैंकिंग का स्तर है इसमें काफी एक तरह से असमानता है। तो जब तक समान स्तर पर संस्थान नहीं होंगे उनके शैक्षिक प्रदर्शन का अनुमान हम एक ही मानदंड के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए भविष्य में एनआईआरएफ की जो रैंकिंग का तंत्र है उसमें बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम अपने अगले विषय को देखते हैं, कॉरिडोर्स ऑफ डेथ। विभिन्न कारणों से हाथियों की जो मृत्यु हो रही है उसके संबंध में आरटीआई के माध्यम से एक जो आंकड़ा है वो सरकार से प्राप्त किया गया है,
और उस आंकड़े के आधार पर प्रमुख रूप से माना यह जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हाथियों की जो मृत्यु है वो तेजी से हो रही है। उसको रोकने के लिए प्रयास हो सकते हैं, तो उन प्रयासों को हम देखते हैं। अगर हम 2009-10 से 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़े देखें तो बिजली का करंट लगने से सबसे बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु हुई है 741। उसके बाद ट्रेन से टक्कर लगने से दूसरे नंबर पर है 186। इसी के साथ साथ तस्करी के माध्यम से हाथियों का जो शिकार हुआ है उससे 169, और जहर देकर यानी किसानों की फसल या खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जो हाथी हैं उनको कभी कभी इस तरह से जहर देकर भी मारा गया है, तो उनकी संख्या 64 है। बिजली का करंट लगने से जिन हाथियों की मृत्यु हो रही है उससे रोकने के लिए हम प्रयास ये कर सकते हैं कि जमीन के स्तर पर जो भी एक तरह से बाड़ या फेंस बनाई जाती है जिसमें बहुत अधिक तीव्र बिजली की क्षमता रखी जाती है, उसकी जगह पर हम सौर क्षमता के आधार पर यानी सोलर पावर से चलने वाले और लंबी ऊंचाई वाले जो एक तरह से फेंस हैं वो बना सकते हैं। तो ये जो बाड़ है ये काफी ऊंचाई की होती हैं, जिनसे हाथी जैसे ही छूता है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली का झटका है वो काफी कम होता है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर बिजली का जो उत्पादन है वो सौर ऊर्जा के आधार पर होता है। तो इस तरह के सौर ऊर्जा से संबंधित जो बाढ़ हैं उनको लगाकर हाथियों को रोका जा सकता है, और बिजली के झटके लगने से उनकी जो मृत्यु की घटनाएं हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें कि जो भी बाढ़ लगाई जाती है उसमें बिजली एक तरह से रहती है, तो इसका उपयोग जो हाथी हैं उनको कृषि क्षेत्रों में ना आने से रोकने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाथी जिन फसलों के लिए आकर्षित होते हैं, जैसे अगर हम धान की बात करें या साथ साथ गन्ने की खेती की बात करें, तो इनकी जगह पर हम कुछ अन्य फसलें उगा सकते हैं जिनके लिए हाथी उतने आकर्षित नहीं होते हैं, और उन फसलों से कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इसके पहले प्रयोग श्रीलंका में किए गए, और अब अगर हम देखें तो असम के गोल घाट में भी ये प्रयोग किए गए और काफी सफल हैं। प्रमुख रूप से अगर हम दो पौधों की बात करें, पहला सिंट्रोनेला और दूसरा अगर हम बात करें लेमन ग्रास। सिंट्रोनेला और लेमन ग्रास की अगर हम बात करें तो ये कुछ महक के साथ एक तरह से पौधे होते हैं, तो इनके आधार पर प्रमुख रूप से आर्थिक लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ इन पौधों को खाने के लिए हाथी आकर्षित नहीं होते हैं, तो इन क्षेत्रों से हाथी को हम दूर हटा सकते हैं। इस तरह के पौधों को लगाकर भी हम खेती के क्षेत्रों में हाथियों का जो प्रवेश है वो रोक सकते हैं, और उनको जहर देकर मारने की जो स्थितियां हैं उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और जो बड़ा माध्यम है वो है हाथियों की ट्रेन से टक्कर होकर जो मृत्यु होती है। इसके लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि प्रमुख रूप से एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनाई जाए, यानी जंगल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए एक ऊंचा गलियारा बनाया जाए जिसका उपयोग जानवर कर पाए, या इको ब्रिज बनाए जाए, अंडरपास बनाए जाए। अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो अंडरपास इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें जंगल के एक क्षेत्र से हाथी दूसरे क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, और वो किसी भी तरह की दुर्घटना के भी शिकार नहीं होंगे, वो चाहे सड़क परिवहन की बात करें या रेलवे की स्थिति की बात करें। इसी के साथ साथ इस तरह के सड़कों के ऊपर जो इको ब्रिज हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। अगर इस तरह के अंडरपास बनाए जाएंगे या इको ब्रिज बनाए जाएंगे तो हाथियों की ट्रेन से टक्कर होकर जो मृत्यु की स्थिति है उस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों को और अधिक संवेदनशील बनाना पड़ेगा, यानी जिन क्षेत्रों में हाथियों की उपस्थिति अधिक है वहां पर गति कम रखना, और सामान्य रूप में जो भी उनको एक तरह से दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार वहां पर जो भी ट्रेन संचालन है वो किया जाए। ट्रैक पर जो भी चिन्ह हैं उनको मानक रूप में लगाया जाए, जिससे कि जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो संभावित जो भी दुर्घटना के क्षेत्र हैं वहां पर गति पर नियंत्रण रखें। कोशिश ये होनी चाहिए एक पशु पहचान प्रणाली का तंत्र बनाया जाए, जिसके आधार पर जिन क्षेत्रों में इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनको चिन्हित करके उन दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएं। इसी के साथ साथ एक और उपाय है कि हाथी प्रमुख रूप से मधुमक्खी की जो ध्वनि होती है उससे दूर हटते हैं, तो जो भी इस तरह के ट्रेन के ट्रैक हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में जहां हाथी सामान्यतः ट्रेन के ट्रैक को क्रॉस करते हैं वहां पर इस तरह से मधुमक्खियों की ध्वनि के जो स्पीकर हैं वो लगाए जा सकते हैं। इससे भी हाथियों को ट्रेन से होने वाली टक्कर से जो मृत्यु की स्थिति है उससे बचाया जा सकता है। हम अपने अगले विषय को देखते हैं। मनरेगा सीक्स 25,000 करोड़ रुपीस मोर।
आप ध्यान रखें, मनरेगा के लिए इस बजट में जो आवंटन था 21-22 वित्तीय वर्ष के लिए वो समाप्त हो चुका है और सरकार के ऊपर दबाव था कि वो मनरेगा के लिए नए कोष जारी करे। और इसी अगर हम स्थिति में देखें तो सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का जो नया कोष है वो जारी किया है। आप ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्र में मांग को बढ़ाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से मनरेगा को उत्तरदायी माना जाता है, जहां पर 100 दिन के काम की एक गारंटी दी जाती है और लगभग प्रतिदिन 210 रुपए की एक तरह से जो वेतन की स्थिति है वो यहां पर मिलती है। ऐसी स्थिति में कोविड काल में जब रोजगार की स्थितियां कमजोर हुई हैं और प्रवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का महत्व बढ़ गया है। इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष कोविड काल में अगर हम देखें तो मनरेगा में लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए संशोधित रूप में सरकार ने बजट के माध्यम से खर्च किया था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक जीवन रेखा के रूप में उभरी और लॉकडाउन और बेरोजगारी की स्थिति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुछ बचाने में इसका एक बड़ा योगदान रहा। इस साल के बजट में 73,000 करोड़ का फंड दिया गया था, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास 4 महीने प्रमुख रूप से बचे हुए थे और उसके पहले ही ये पूरा 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा का खर्च हो गया। और मनरेगा का जो एक तरह से खाता है उसमें 10,244 करोड़ रुपए नकारात्मक संतुलन के रूप में दिख रहा है। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा जो बचा हुआ समय है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित एक तरह से किए जाएंगे। आप ध्यान रखें, 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है वहां पर अनुपूरक मांग के रूप में सरकार लगभग 3.73 लाख करोड़ रुपए की एक मांग करने वाली है, जिसमें मनरेगा का भाग भी शामिल है। इसी के साथ साथ उर्वरक क्षेत्र में जो सब्सिडी है वो बिल भी सरकार का बढ़ा है। सरकार के द्वारा जो मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उसका बिल बढ़ा है। अगर हम केवल फॉस्फेटिक और पोटास सब्सिडी की बात करें जो खाद्य क्षेत्र में दी जाती है वो 43,430 करोड़ रुपए है। यूरिया सब्सिडी की अगर हम बात करें तो ये 15,000 करोड़ रुपए। खाद्य मंत्रालय ने खाद्य के भंडारण और अन्य तरह के भंडारण के लिए प्रमुख रूप से 49,805 करोड़ रुपए की मांग की है। और साथ साथ जो भी निर्यातक है उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार की तरफ से भुगतान दिए जाते हैं निर्यातकों को, इसके लिए 53,123 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ये सम्मिलित रूप में अगर हम देखें तो सरकार की जो अनुपूरक मांगे हैं जिसमें मनरेगा का 25,000 करोड़ भी अगर हम जोड़ दें तो ये लगभग 3.73 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी जो बजट में अनुमान था उससे अतिरिक्त सरकार को यह व्यय करना पड़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि सरकार के राजकोषीय घाटे के जो आंकड़े हैं उनमें एक तरह से वृद्धि हो सकती है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि आबादी का बड़ा भाग अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहता है और ये मांग को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कारक है। और अर्थव्यवस्था को जब हम कोविड काल के बाद रिकवरी की स्थिति में ला रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में हमको मांग बढ़ाने का सबसे प्रमुख भाग देखना पड़ेगा और इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो भी एक बड़ा कारक है। इसी आधार पर सरकार प्रमुख रूप से मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन देके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सुनिश्चित वेतन की जो स्थिति है कार्य के अनुसार उसको निर्धारित करना चाहती है। आज के अपने अंतिम विषय को हम देखते हैं। यह आलेख भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बैठकें चल रही हैं और जिसका उद्देश्य यह है कि आने वाले 2022 तक किसी भी तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लें, लेकिन यह 2022 में प्रमुख रूप से किया जाएगा। उसके पहले अगर हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोशिश की जा रही है कि अर्ली हार्वेस्ट योजना एक तरह से आपस में हस्ताक्षर की जाए। तो ये इसी दिसंबर 2021 में होने की संभावनाएं हैं, जिसके आधार पर प्रमुख रूप से दोनों देशों के द्वारा कुछ अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनकी व्यापारिक स्थिति को बढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको अर्ली हार्वेस्ट जो योजना है वो सिद्धांत प्रमुख रूप से समझना है। जब हम अर्ली हार्वेस्ट व्यापारिक समझौते की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दो व्यापारिक भागीदार जो मुक्त व्यापार समझौता करने वाले हैं उसके पहले का यह समझौता होता है जो किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों जो भागीदार देश हैं वो एक तरह से ये देख पाएं ऐसे कौन से उत्पाद हैं
जिनकी पहचान करके दोनों देश वहां पर जो भी टैरिफ या शुल्क की स्थिति है उसमें एक तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर कुछ वस्तुओं पर शुल्क ज्यादा है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से भेजता है या ऑस्ट्रेलिया भारत में भेजता है, तो उन शुल्कों पर नियंत्रण किया जाए। ये मुक्त व्यापार समझौते के पहले का समझौता होता है। इसको हम अर्ली हार्वेस्ट व्यापार समझौता कहते हैं। इस तरह के समझौते का एक दूसरा उद्देश्य यह है कि मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले दोनों व्यापारिक भागीदार एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास की स्थिति है उसको और बढ़ाने का एक तरह से प्रयास करते हैं। तो यहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया इस तरह की अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं इसी दिसंबर में, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न प्रकार की वाइन का जो निर्यात है वो भारत में आसानी से हो पाएगा और भारत भी ऑस्ट्रेलिया के बाजार में आसानी से अपनी कुछ वस्तुओं की पहुंच को निश्चित कर पाएगा। आज की अपनी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मिस्र में कोप 27 की बैठक में खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है, उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका में आपको बताना है कि 2030 तक भुखमरी को शून्य स्तर का जो हमारा लक्ष्य है उससे हम पीछे चल रहे हैं अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें। इसीलिए खाद्य तंत्रों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वो भी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है खाद्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलवायु परिवर्तन का महत्व। इसी के साथ साथ हमें विभिन्न प्रयास भी यहाँ पर बताने हैं जो इस दिशा में किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम भारत के 5 बिंदुओं का जो मॉडल है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं जो एक आदर्श मॉडल के रूप में हो सकता है। निष्कर्ष, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है जिससे विश्व की बड़ी जनसंख्या खाद्य सुरक्षा से वंचित हो सकती है। इन्हीं कारणों से तत्काल इस दिशा में भविष्य के प्रयास होने चाहिए और इसी कारण से कोप 27 की बैठक में खाद्य तंत्रों पर प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। NIRF की शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाने वाली रैंकिंग में आधारभूत समस्याएं हैं जिससे यह भारत में शिक्षण के सही रूप को नहीं दर्शाता। उपरोक्त कथन के प्रकाश में शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के तंत्र की समीक्षा करें। 150 शब्दों का यह प्रश्न 10 अंकों का है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, NIRF की शिक्षण संस्थानों को प्रदान करने वाली रैंकिंग के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करें। मुख्य भाग में वर्तमान रैंकिंग का तंत्र आप समझाएंगे। राज्य शिक्षण संस्थान किस रूप में सही मूल्यांकन नहीं प्राप्त कर रहे हैं और कौन से आवश्यक सुधार हो सकते हैं। आप रैंकिंग तंत्र में जो 5 अलग अलग मानक है वो बताकर उनके आधार पर राज्य के शिक्षण संस्थानों की स्थितियां कैसे उसमें खराब है वो आप बताकर प्रमुख रूप से मुख्य भाग में चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि अब समय आ गया है कि NIRF संस्थानों के आउटपुट और प्रदर्शन को उनकी बाधाओं और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के आलोक में मूल्यांकन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की योजना बनाएं जिसके आधार पर जो भी एक तरह से सुविधा है और जो आउटपुट है उसका एक तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस रूप में आप अपने निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। ये हमारा 4 दिसंबर 2021 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।